नाज़रीन, आज 8 फरवरी है। इंतखाबात को गुजरे एक साल गुजर गया है और आज उस मुनासबत से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यौम सया मना रही है। सवाबी में एक जलसा किया गया और जलसा पहले तो ओवरऑल मुल्क में होना था, लेकिन फिर सवाबी तक रहा, केपीके तक रहा और इल्जाम हुकूमत पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से लगाया जा रहा है बड़े वाज़ेह तौर पर कि देखिए दफा 144 लगा देंगे तो उसके बाद फिर किधर से कौन सा जलसा, कौन से एहतजाज, कौन सी आवाज। ये सारी तरफ एक बात है, लेकिन दूसरी तरफ जरा हम थोड़ा सा एक साल का अहाता करते हैं। इस एक साल में क्या हुआ। सबसे पहले आज के जलसे की, आज यौम सया की मुनासबत से हुकूमत का एक काउंटर वार आया। हुकूमत कहती है कि आप तो यौम सया मना रहे हैं, किस बात का मना रहे हैं, जबकि मुल्क और मईशत टेक ऑफ पोजीशन पर है। इसीलिए हुकूमत ने आज यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान किया था और आज मनाया भी गया। अब दोनों तरफ मैं आपको लेकर चलूंगी पूरे साल से कि असल में साल में हुआ क्या। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस साल में कितने एहतजाज किए, जरा उसकी तरफ नजर डालते हैं। मार्च और अप्रैल लास्ट ईयर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर आजादाना एहतजाज किए, जिनके अंदर कराची, लाहौर और रावलपिंडी भी शामिल थे। मुजाहरों के दौरान पुलिस से तसादुम हुआ, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहतजाज में अक्सर औकात होता है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी भी वाकया हुई। 8 सितंबर को तहरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा किया। तहरीके इंसाफ ये जलसा 5 मरतबा मनसूख कर चुकी थी, हर बार तारीख मिलती थी, उसके बाद फिर आगे कर दिया जाता था और 8 सितंबर को यह हुआ, जिसकी वजह से क़यादत में इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आ गए कि जी इख्तलाफात हैं, इसीलिए हर बार तारीख दी जाती है। वो तारीख पे तारीख पे तारीख वाली जो डायलॉग है वो इधर सादिर आता था। फिर 21 सितंबर आता है। 21 सितंबर को तहरीके इंसाफ जो है वो लाहौर में जलसा करती है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल के नाम से इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान इसी जलसे के अंदर किया था। इस मौके पर बेलारूस के सदर का दौरा ऑलरेडी स्केड्यूल में था। फिर आगे बढ़ते हैं। एहतजाजों का सिलसिला कम नहीं होता। वफाकी दारुल हुकूमत को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाता है। अभी जलसा और एहतजाज होता नहीं है, लेकिन जो इस्लामाबाद है वो पहले कंटेनरिस्तान बनता हुआ नजर आता है। तहरीके इंसाफ पत्थर और पुरतशद्दुद मुजाहरे करती है और आगे से हुकूमत भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है और पुलिस एहलकार, रेंजर्स भी शहीद होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे कारकुनान भी शहीद हुए हैं। तो ये वाली सूरत हाल अभी तक ये चल रही है। 8 फरवरी को, उसके बाद जरा हुकूमत की तरफ आते हैं कि 8 फरवरी को हुआ क्या। जब साल मुकम्मल हुआ तो 8 फरवरी को हुकूमत बनने के बाद 20 अक्टूबर को हुकूमत ने सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट इस साल की जो कानून साजी के एतबार से अगर कोई न्यूज बनी वो थी 26वीं आईनी तरमीम। वो 26वीं आईनी तरमीम पास करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पास करने के बाद आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त आता है। 6 अगस्त को कसरत राय से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर हो जाता है और सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम के अलावा 50 बिल मंजूर किए जाते हैं। 29 अप्रैल की तरफ आते हैं। इसको टैक्स कवानीन के अंदर तरमीम की जाती है। तरमीमी बिल को मंजूर किया जाता है और बिल के अंदर नॉन फाइलर्स के ऊपर शिकंजा सख्त करने के लिए कवानीन आगे लेकर जाया जाता है। पाबंदियां लग जाती हैं अच्छी खासी। 5 नवंबर को फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का बिल मंजूर होता है। शंघाई ताउन तंजीम का मामला आता है। फिर ये यहाँ तक कानून साजी हो गई। अब ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट था जो पाकिस्तान में हुआ, वो था एससीओ का इवेंट। पाकिस्तान को लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, सिक्योरिटी खराब है, ये है वो है। एससीओ का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट इस साल में हुआ। एससीओ सरबराही इजलास था, इस्लामाबाद के अंदर हुआ, जो कि 1988 के बाद पाकिस्तान ने एक अहम कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। अच्छा, माशी एतबार से आ जाते हैं जरा। मैंने कल फिच की रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी। इसके अंदर उन्होंने एतराफ किए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो जरा बेहतरी की तरफ जा रही है। शरह सूद 24% से 12% के ऊपर लाने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन के अंदर कमी आ रही है और ये इन्फ्लेशन के अंदर कमी इस तरह से हमें नजर आती है कि औसत महंगाई जो जून के अंदर, यानी एवरेज इन्फ्लेशन जून में 24% थी और अब जो है वो 2% है। तो एक तरफ एहतजाज है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की कॉल और वापस लेना है, तीसरी तरफ हुकूमत के दावे हैं कि हम इस टाइम पर इकोनॉमिकली स्टेबल जा रहे हैं। जरा आपको कुछ स्टेटमेंट सुनवानी है आज के सवाबी के जलसे के हवाले से, क्योंकि मैंने मुज़ाकरात का जिक्र किया है तो आज एक बार फिर मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। हालांकि स्पीकर ऑफिस को उमर अयूब साहब ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ये बता दिया, जो उस सरबराही कमेटी के सरबराह भी, उस कमेटी के मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह भी थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से, उन्होंने कह दिया हमारी तरफ से साफ इनकार, चिट्टा साफ इनकार है।
لیکن دوسری طرف علی امین گڈھاپور صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے میں، یہ امن ہے، خون کا لال اس طرف ہمیں نہ لے کر جائیں، اگر تو بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتے تو کون سی بات چیت، ذرا سنیں پہلے۔ یہ ہے ہمارے اب جھنڈے کا رنگ، یہ سبز رنگ امن کی نشانی ہے۔ اب تک ہم نے یہ سبز رنگ کو ہاتھ پہ تھاما ہوا ہے، مجبور نہ کرو، یہ رنگ بھی ہے انقلاب کا رنگ، خون کا رنگ۔ اگر تم بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھو پھر جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے۔ اچھا، اب یہ والے پھر مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہمیں جواب دینا آتا ہے۔ واٹ از گوئنگ آن ناؤ؟ مذاکرات کی طرف سے منع، اس کے بعد پھر یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ان حالات میں ذرا مذاکرات کم ہی نظر آتے ہیں، ہمیں پرامن احتجاج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر پرامن جلسے کیے جائیں، سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہیں، لیکن جو پچھلے 1.5-2 سال سے ان کی روایت رہی ہے، ہر جلسہ جو ہے تشدد پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ جو ایک نئی 9 مئی برپا کرنے کی سازش ہو، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک ہنگامہ تھا، ایک شور تھا کہ ٹرمپ آئے گا، چھا جائے گا، بانی باہر آ جائے گا، ٹرمپ تے آ گیا، لیکن ان کا کچھ نہ بنا۔ ان حالات کے اندر کوئی ایسا چانس قطعی طور پہ نظر نہیں آتا۔ پی ٹی آئی جو ہے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے سیاسی مذاکرات جو ہے حکومت سے کر سکے۔ اب ان کو تو مذاکرات ہوتے نظر نہیں آتے، وہاں پی ٹی آئی کے لیڈر آف اپوزیشن کو بھی نظر نہیں آتے۔ گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں اگر بات نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اب ذرا بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر بات چیت نہیں ہوتی تو پھر جمہوریت خطرے میں۔ خان صاحب نے اعلان کیا مذاکرات ہونے چاہیے، نومبر میں ہم نے کمیٹی بنائی کہ آگے بات ہو، ملک کی خاطر ہو، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ راستہ نکالنا ہوگا، یہ یاد کرنا ہوگا اس وقت ملک ایک بڑے مشکل چوراہے پہ کھڑا ہے۔ ایک صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کو آپ کو اگر قدر نہیں ہے تو جمہوریت ہاتھ سے جاتا جائے گا۔ راستہ نکالنا ہوگا، ملک بڑے نازک موڑ پہ، یہ نازک موڑ ہے، ختم نہیں ہوتا، یہ تو اب راؤنڈ اباؤٹ بن گیا ہے، اس کے گرد گرد گھوم رہا ہے ہمارا ملک۔ نازک موڑ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، اب اس نازک موڑ کو ذرا توڑنے کی، وشس سرکل جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے